वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 8 अगस्त को पाकिस्तान ने पहला मैच खेलना है, अपना ओडीआई मैच खेलना है और इस स्क्वाड में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि साब्ता फरहान को होना चाहिए। हमारे साथ अली और दाऊद मौजूद हैं। अली, जब हम ये बात करते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, लेकिन अभी हाल ही में एक मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी से बाबर आजम की, तो आगे अब एशिया कप है, उसके बाद कुछ खबरें आना शुरू हुई, कुछ डिस्कशन हुई कि शायद बाबर आजम को कोई इशारा दिया गया है या बाबर आजम को ये कहा गया है कि आपको T20 में वापस लाया जाएगा, एशिया कप के लिए वापस लाया जाएगा। एक तो ये है कि वाकई में कुछ ऐसा होने जा रहा है, और दूसरा ये है कि अगर उनको ले लिया जाता है वापस तो क्या ये बेहतर फैसला होगा या फिर वही उसी लाइन पर हम वापस चले जाएंगे जिस पर पहले थे। हाँ, देखें बिल्कुल इस सवाल से जो है खबर आ रही है, बल्कि कल हमने अपने प्रोग्राम में ये खबर रिपोर्ट भी की थी कि बाबर आजम को जो है दोबारा से आपका जो T20 स्क्वाड है उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। रीजन ये बनी कि फखर जमान की जो इंजरी हुई है इस टूर के ऊपर, उसके चलते जो है फखर जमान अब बाहर हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि फखर जमान जो आपकी आगे आने वाली जो सीरीज है जिसमें अफगानिस्तान, दुबई और पाकिस्तान है, उसमें शायद शामिल ना हो, जिसके चलते बाबर आजम को न सिर्फ वो सीरीज खिलाई जाएगी बल्कि एशिया कप खिलाने का भी फैसला किया गया है। और रीजन थोड़ी सी ये भी बताई गई है कि वहां पर एक मुश्किल पिचेस होंगी शारजा के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज है और पाकिस्तान जब गया पिछली दफा शारजा शादाब खान की क़यादत में, तो पाकिस्तान वो सीरीज हार कर आया था क्योंकि वहां पर स्पिन ट्रैक और जो नए यंगस्टर्स हैं टेक्निकली वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि स्पिन जहां पर मुश्किल विकेट आती है हमने देखा है कि वहां पर वो फंस भी जाते हैं। तो अब ये फैसला इसलिए किया जा रहा है कि बाबर आजम को वहां पर शामिल कर ले, क्योंकि एशिया कप भी वहां पर और जो इंडिया का मैच होगा वहां पर वो प्रेशर इस लेवल का होता है कि नए लड़के शायद उस तरह से प्रेशर हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाए, तो बाबर आजम को इसलिए लाया जा रहा है। बाकी जहां तक इस फैसले की बात है तो देखिए, आपने एक फैसला किया था कि हम यंग टीम जो है खिलाएंगे और हम इन दोनों को जो है वो टीम से बाहर रखेंगे। ये थोड़ा सा समझ भी आता था कि ठीक है, आप एक यंग टीम को प्रमोट कर रहे हैं और यंग टीम की अगर आप बात कर लें तो अभी जो आपकी बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी वो घर पर वो जीते हैं, ठीक है, उनके घर पर वो जरूर जाकर हारे हैं। फिर अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बात कर ले तो सीरीज वो यहां पर भी जीते हैं। तो आपको यंग टीम के साथ ही जाना चाहिए था, लेकिन चले अगर आप बाबर को भी शामिल कर रहे हैं तो ये फैसला भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ आता है। लेकिन आप ये ना करें कि आप फिर रिजवान को भी शामिल कर लें। जो मसला होता है वो ये होता है कि बाबर और रिजवान जब इकट्ठे खेलते हैं तो स्ट्राइक रेट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, और अगर आप बाबर आजम को टीम में शामिल भी करते हैं तो फिर ये चांस भी आपके पास होना चाहिए कि जहां पर आपके थोड़े लो लेवल के मैच है, जहां पर आपको लगता है कि यार हमें बहुत हाई एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, तो आप बाबर आजम को बेंच पे भी कर सकें। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बाबर आजम आपकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आप उनको बेंच पे ना ही बिठाएं। दाऊद, आप क्या समझते हैं? एक तो ये डिस्कशन चल रही है कि बाबर आजम की वापसी हो रही है चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात के बाद। दूसरा ये है कि आप समझते हैं कि बाबर आजम को ओडीआई में अभी ये जो 3 मैचेस हैं, अगर वो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो देन उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। अगर वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो फिर जो मुलाकात है चेयरमैन पीसीबी के साथ और जो खबरें आ रही हैं कि वो T20 फॉर्मेट में वापस आ रहे हैं, शायद वो दरवाजे ना खुल सकें। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि जो मेरे इत्तलात के मुताबिक जो खबर है वो ये है कि अगले हफ्ते आप एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है। और फखर जमान की जो इंजरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनको 3 हफ्ते लगेंगे रिकवरी के लिए। अगर फखर जमान को 3 वीक्स लग जाते हैं रिकवरी के लिए, तो फिर आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें 2 ऐसे बंदे हैं जो ये चाह रहे हैं कि हम बाबर आजम को फखर जमान की जगह ले आए, जिनमें एक है आपके अजहर अली और दूसरे आपके असद शफीक, जिनको अभी आपने रिसेंटली दूसरा ओहदा भी दिया है। तो वो ये 2 चाहते हैं कि किसी यंगस्टर्स की जगह फिर बाबर आजम के साथ ही जाया जाए। तो ये फैसला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अजहर अली और जो आपके असद शफीक थे वो पहले भी चाह रहे थे कि बाबर आजम को लेकर आया जाए T20 में। अलबत्ता आकिब जावेद इस हद में इतना नहीं थे, लेकिन चूंकि फखर जमान 3 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो जब आप स्क्वाड अनाउंस करते हो तो आप कोशिश करते हो कि जो सारे फिट खिलाड़ी हैं उनको आप पिक करो, तो इसलिए फिर बाबर आजम को आप स्क्वाड के अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बाबर आजम को टीम में डाल रहे हैं, आप उनको नंबर 3 में खिला भी सकते हैं, क्योंकि आपकी जो यंगस्टर्स हैं उनका एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि किसी मैच में तो बहुत अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन जब थोड़ा सा स्पिन ट्रैक हो रहा था या मुश्किल चीजें चल रही थी, वहां पर आपका एकदम से टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी हो रहा था। तो इसलिए डिसाइड किया कि फिर हैदर अली या ख्वाजा नाफे या किसी और यंगस्टर की जगह हम यही प्रेफरेंस है बाबर आजम को। लेकिन देखिए, अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज में भी देखा कि सलमान अली आगा भी 3rd T20 में जब उनको लगा कि इतनी हार्ड हिटिंग की जरूरत उनकी नहीं है बल्कि हसन नवाज को ऊपर भेजना चाहिए या बाकी बैट्समैनों को उनको भेजना चाहिए, तो उन्होंने उनको प्रमोट किया। वो कैप्टन है और वो इतनी बुरी हार्ड हिटिंग नहीं करते, फिर भी उन्होंने अपने आप को पीछे किया। तो फिर यही रूल बाबर पर भी लागू होना चाहिए कि अगर आप उनको इवन 11 में भी खिला देते हो तो ये हमेशा कंफर्म नहीं होना चाहिए कि वो 3 पर ही खेलें। अगर आपको लगता है कि कंडीशन डिफरेंट है, आपको
हसन नवाज या सलमान अली आगा या बाकी किसी खिलाड़ी को आपको ऊपर भेजने की जरूरत है तो फिर आप उसको भेजें। अच्छा अली, ये तो बड़ा अहम तरफ इशारा कर दिया है कि जब बाबर आजम T20 फॉर्मेट में मौजूद होगा तो देन ये तो मसला रहता है, क्योंकि वो पसंद करते हैं कि वो ओपनिंग करें और उनको सूट करता है जिस तरह का उनका बैटिंग स्टाइल है कि वो ओपनिंग ही करें। लेकिन वहाँ पर तो साहबजादा फरहान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साइम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये फिर दोबारा से उस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू नहीं हो जाएंगी कि जो हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे लड़कों की जगह ओपनिंग पे बनती थी, उनको नीचे भेजा और ख़ुद ओपनिंग करते रहे, ये मसाइल नहीं शुरू हो जाएंगे? देखिए ये मसाइल तो तब थे कि जब बाबर आजम खुद कप्तान थे या मोहम्मद रिजवान जो है वो खुद कप्तान थे, तो तब उनकी कोशिश यही होती थी कि भाई जो भी हो जाए हम दोनों ने ओपनिंग करनी है, हम दोनों ओपनिंग से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन दोनों को पता था कि अगर हम ओपनिंग से पीछे हट गए तो शायद हमारी टीम में जगह बनाने में हम कामयाब ना हो सके, क्योंकि जैसे ही दायरा खुलता था तो स्ट्राइक रेट वैसे ही हमारा डाउन हो जाता है, तो हमसे रन तो वैसे नहीं होंगे, वहां पे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चूंकि अब जो वो साहिबजादा फरहान जो है कप्तान, सॉरी सलमान अली आगा जो है कप्तान है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मसला आने वाला है और ओपनिंग आपकी जो है फिक्स हो चुकी है। साहिबजादा फरहान और जो आपके साइम अयूब हैं ये आपकी आने वाली सीरीज में और एशिया कप में ये दोनों ही कंफर्म ओपनिंग करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि स्पिन के अगेंस्ट ये दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पेशली अगर आप साहिबजादा फरहान की बात कर लें, जिस तरह से वो छक्के मार रहे होते हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो ये तो कंफर्म है कि वो दोनों ही ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम का नंबर जो है वो 3 पर ही आएगा। अब बाबर आजम को ये देखना है, जैसे आपने ये बात की कि फिर से दोबारा ये मसला तो नहीं बन जाएगा, तो बाबर आजम को अब ये देखना है कि अगर वो 3 पर खेलते हैं तो अपने स्ट्राइक रेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्या वो बॉलें डॉट खेलना कम कर सकते हैं, क्या वो बाउंड्रीज की तरफ जाएंगे, अब ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीरीज है वो एक्चुअल में सही पिक्चर हमें शो करेगी कि बाबर आजम का जो नंबर है वो उनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। सही। दाऊद, आपने बात की कि अभी नेक्स्ट वीक में शायद एशिया कप के हवाले से स्क्वाड की तश्कील हो जाए, उसकी अनाउंसमेंट हो जाए, तो उससे पहले जो एक सीरीज़ है उसके लिए भी वही स्क्वाड होगा, तो कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है स्क्वाड में? कोई सरप्राइज आ रहा है, कोई इन आउट क्या होने जा रहा है? वैसे देखिए बड़ी तब्दीली एक ही नाम पर गौर किया जा रहा है, आप ये कह सकते हैं, बल्कि 2 के नाम आप कह लें, बाकी तो कोई भी तब्दीली होने नहीं जा रही। जो आपके बैटर्स हैं वो सेम वैसे ही रहेंगे। एक तो बाबर आजम का जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक उनका चल रहा है और उनका भी उस सूरत में होगा कि माइक हैसन की बॉल में ये उनके कोर्ट में बात होगी, अगर वो एग्री होते हैं और वो काफी हद तक शायद मे भी एग्री हो भी जाए, क्योंकि बाबर उनकी गुड बुक में है, तो चले अगर वो बाबर आजम को एक रोल देकर वो उनको ला सकते हैं। और दूसरा आपकी फास्ट बॉलिंग में बहुत चल रहा है सलमान मिर्जा का, क्योंकि लास्ट सीरीज में वो लीडिंग विकेट टेकर रहे थे और अभी आपकी जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी जो फास्ट बॉलिंग थी वो नाकाम रही थी। बेशक पिचेस उतना सूट नहीं कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि शाहीन आखिरी ओवर में रन बचा नहीं सके, हसन 48 खाते हुए नजर आए, तो हारिस रऊफ भी किसी मैच में अच्छा कर गया, किसी में उतना अच्छा नहीं कर सके। तो एक फास्ट बॉलर आप एक्स्ट्रा एडिट करोगे और स्पेशली यूएई में आपने पूरा 1 महीने से ज्यादा टाइम गुजारना है, ट्राई नेशन सीरीज भी, फिर एशिया कप भी, और आप गर्मी भी शदीद रहेगी वहां पर, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी, तो आप चाहोगे कि एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा रहे। तो उसमें फिर आप ये देख सकते हो कि शायद हुसैन तलत को आप बाहर कर दो, क्योंकि जब आपके पास बैट्समैनों में इतनी ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि पहले तो आप ये सोच रहे थे कि फखर, साहिबजादा फरहान और साइम में से 2 खेलेंगे, लेकिन फिर आपने इन तीनों को भी प्लेइंग 11 में खिलाया। अब अगर आप बाबर आजम को भी इंक्लूड करते हो तो आप उनको भी शायद 11 में खिला लोगे नंबर 3 पे, तो हुसैन तलत तो उस लिहाज से उनकी जगह ही नहीं बनेगी, क्योंकि खुद शाह भी ऑलरेडी बेंच पे बैठे हुए होंगे। तो फिर हुसैन तलत को बाहर करके आप एक फास्ट बॉलर खिला सकते हो। इसके अलावा पाकिस्तान कोई एशिया कप में तब्दीली नहीं करेगा इन 2 मासवाए तब्दीलियों के। बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद मुगल और अली रज़ा मौजूद थे और आज के शो में हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एशिया कप के स्क्वाड के हवाले से कुछ तब्दीलियां और क्या मंजरनामा बन रहा है उस पर बात की है, और साथ में बाबर आजम पर बात की है, और फ़खर जमान इंजर्ड हैं, उनकी जगह पर किसको लिया जा रहा है उस हवाले से बात की है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।